आइए शुरू करते हैं। इस मॉड्यूल में आइए ऑप्शन को समझने की कोशिश करें और आप कैसे कर सकते हैं उन्हें ट्रेड करें। जैसे वायदा ऑप्शन भी डेरिवेटिव अनुबंध हैं, वैसे ही दो प्रकार के ऑप्शन हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अब इससे पहले कि हम गहराई से जानें इन कॉल और पुट ऑप्शन में, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। दो दोस्त हैं, जय और वीरू। वीरू के पास एक जमीन का टुकड़ा है जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है और जय आज वीरू से यह जमीन खरीदना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि 6 महीने में वीरू की जमीन के पास एक नया राजमार्ग प्रोजेक्ट आने की संभावना है और वहां संपत्ति की कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए तक बढ़ने की संभावना है। अब जमीन की कीमत तभी बढ़ेगी जब यह राजमार्ग प्रोजेक्ट आएगा। जय वीरू से यह जमीन खरीदना चाहता है, लेकिन उसकी एकमात्र चिंता यह है कि 6 महीने में अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो उसके पास एक जमीन का टुकड़ा रह जाएगा जो उसके किसी काम का नहीं है, इसलिए वह दुविधा में है। इसलिए जय आज वीरू को 5 लाख रुपए की नॉन रिफंडेबल फीस देता है और उसे बताता है कि 6 महीने बाद वह तय करेगा कि उसे यह जमीन चाहिए या नहीं, जमीन खरीदना है या नहीं। अगर जय 6 महीने बाद जमीन खरीदने का फैसला करता है तो वीरू को उसे आज तय कीमत पर जमीन का टुकड़ा देना होगा जो 50 लाख रुपए है। लेकिन अगर जय 6 महीने बाद जमीन नहीं खरीदने का फैसला करता है तो वीरू सिर्फ 5 लाख रुपए रख सकता है जो उसने नॉन रिफंडेबल फीस के तौर पर चुकाए हैं। अब अगर आप इस पर गौर करें तो जय ने वास्तव में क्या किया है, उसने वीरू को 6 महीने बाद जमीन का टुकड़ा बेचने के लिए बाध्य किया है। तभी वह जमीन खरीदने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। अब 1 मिनट के लिए इस पर गौर करें, आपको क्या लगता है कि 6 महीने बाद क्या होने की संभावना है? खैर, जो भी होने की संभावना है वह जमीन की कीमत पर निर्भर है। अब कीमत 3 अलग अलग तरीकों से बढ़ सकती है, या तो कीमत बढ़ सकती है, जो कहने का मतलब है कि जिस हाईवे प्रोजेक्ट का जय सपना देख रहा था वह वास्तव में सच हो गया है और इसलिए कीमत बढ़ गई है, या अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए कीमत कम हो सकती है, या कीमत 50 लाख रुपए पर स्थिर रह सकती है। तो चलिए आइए पहले परिदृश्य पर नजर डालें जहां जमीन की कीमत बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि जय की राजमार्ग परियोजना की उम्मीदें सच हो गई हैं, इसलिए जमीन की कीमत बढ़ गई है। मान लीजिए कि यह 1 करोड़ हो गई है। अब आपको क्या लगता है कि जय क्या करेगा? वह वीरू के पास जाएगा और आग्रह करेगा कि वीरू जय को जमीन उसी कीमत पर बेचे जो उन्होंने 6 महीने पहले तय की थी, जो 50 लाख रुपए थी। दुर्भाग्य से, चूंकि वीरू ने 5 लाख को गैर वापसी योग्य शुल्क के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब वह जय को जमीन का यह टुकड़ा बेचने के लिए बाध्य है। अब अगर आप इसे एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखें तो जय को सिर्फ 50 लाख देकर 1 करोड़ की जमीन का टुकड़ा मिल जाता है। बेशक उसने 5 लाख रुपए अग्रिम के रूप में चुकाए हैं, जो गैर वापसी योग्य अग्रिम है, इसलिए उसे समायोजित करके उसे 45 लाख का मुनाफा होता है। दूसरी ओर वीरू को खुले बाजार में 1 करोड़ की कीमत वाली जमीन को 50 लाख में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उसने 6 महीने पहले ही वह गैर वापसी योग्य शुल्क स्वीकार कर लिया था और जय के साथ एक दायित्व में आ गया था। आइए दूसरे परिदृश्य पर नजर डालें जहां जमीन की कीमत वास्तव में कम हो जाती है। मान ले कि यह 40 लाख रुपए तक गिर जाती है। आपको क्या लगता है कि जय अब क्या करेगा? खैर, जय के लिए खुले बाजार में 40 लाख में उपलब्ध जमीन का एक टुकड़ा 50 लाख देकर खरीदना कोई मतलब नहीं रखता। याद रखें कि 50 लाख की कीमत 6 महीने पहले तय की गई थी, इसलिए डील की कीमत 50 लाख पर तय की गई है। चाहे कीमत कहीं भी जाए, डील को 50 लाख पर ही निष्पादित किया जाना चाहिए। इसलिए इस मामले में, क्योंकि जमीन की कीमत कम हो गई है, जय के पास 50 लाख देकर 40 लाख की कीमत वाली जमीन खरीदने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। इसलिए इस मामले में जय डील से दूर चला जाता है। 5 लाख रुपए जब्त कर लिए जो उसने गैर वापसी योग्य अग्रिम के रूप में चुकाए हैं, इसलिए इस मामले में वीरू को अपने लाभ के रूप में 5 लाख रुपए मिलते हैं। आइए तीसरे परिदृश्य को देखें जहां भूमि की कीमत 50 लाख रुपए है।
कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ है। कोई राजमार्ग परियोजना नहीं है, कोई नकारात्मक भावना नहीं है, कीमत स्थिर रही है। आपको क्या लगता है कि जय अब क्या करेगा? स्पष्ट रूप से जय के लिए वीरू से जमीन का टुकड़ा खरीदने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है, क्योंकि वह जमीन के एक टुकड़े के साथ फंस जाएगा जो अन्यथा उसके लिए बेकार है। इस स्थिति में वह बस सौदे से दूर चला जाएगा और वीरू को लाभ के रूप में 5 लाख रुपए मिलेंगे। मुझे आशा है कि आपने इस उदाहरण को बहुत स्पष्ट रूप से समझा है। यदि आपने इस उदाहरण को इसके सभी बारीकियों के साथ समझ लिया है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप ऑप्शन को समझने के लिए एक अच्छे रास्ते पर हैं। वास्तव में यदि आपने इस उदाहरण को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कॉल ऑप्शन काम करता है। अंत में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन लीवरेज्ड इंस्ट्रूमेंट हैं। आप बड़ी मात्रा में स्टॉक को नियंत्रित करने के लिए पूंजी की एक छोटी राशि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन में आपको न केवल स्टॉक की दिशा सही रखनी है, बल्कि समय, गति और भविष्य में परिसंपत्ति की कीमत भी महत्वपूर्ण है। हम आने वाले वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स एंड गुड बाय।